Hello people, it's Archana and welcome to our channel. Today we are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोग लर्निंग के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग या जिसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके पार्ट 1 के बारे में बात की थी और हम लोगों ने जाना था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है। तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें तो कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में यह संभावना कि प्राणी एक खास व्यवहार या अनुक्रिया करेगा इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद का परिणाम कैसा है। यहाँ पे रिजल्ट पर जोर दिया जा रहा है। व्यक्ति कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके बाद का उस रिजल्ट क्या होगा, कोई व्यवहार करने के बाद का रिजल्ट क्या होगा, इसका जो परिणाम है इस पर जोर दिया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं तो यहाँ पर है जो उसका आने वाले रिजल्ट पर है जो जोड़ देकर व्यवहार का निर्धारण हो रहा है। और क्या कहा है, मनोवैज्ञानिकों में आम सहमति इस विचार पर है कि ऐसी संभावनाओं का निर्धारण 4 मौलिक विधियों द्वारा होता है, जिसमें 2 ऑपरेंट बिहेवियर को मजबूत करता है तथा 2 ऑपरेंट बिहेवियर को कमज़ोर करता है। वो जो व्यवहार है उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि ऐसी संभावनाओं का निर्धारण 4 मौलिक विधियों द्वारा होता है। तो वो 4 मौलिक विधियाँ क्या है, इससे पहले यहाँ पर यह कहा गया है कि वो 4 मौलिक विधियों का जो निर्धारण हो रहा है उसमें से 2 ऑपरेंट बिहेवियर को मजबूत करता है और जो 2 हैं वो ऑपरेंट बिहेवियर को कमज़ोर करता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्ट हैं। वैसी विधियाँ जिनसे ऐसा व्यवहार मजबूत होता है को रीइंफोर्समेंट तथा वैसी विधियाँ जिनसे ऐसा व्यवहार दबता है या कमज़ोर पड़ता है को पनिशमेंट कहा जाता है। यहाँ पे 2 फैक्ट की बात की गई है, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो हम देखते हैं बारी बारी से कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट क्या है। स्किनर ने अपने थ्योरी में 2 प्रकार के रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया है, जिसे क्रमशः सकारात्मक प्रबलन तथा नकारात्मक प्रबलन या जिसे हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्समेंट जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो 2 प्रकार के होते हैं। स्किनर ने जो अपना थ्योरी दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी दी है उसमें इन्होंने 2 प्रकार के रीइंफोर्समेंट की बात की है, जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्सर सम्मिलित होता है, अर्थात इसमें ऐसा उद्दीपक घटना सम्मिलित होता है जिसे अनुक्रिया के बाद देने से प्राणी उस अनुक्रिया को भविष्य में दोहराना चाहता है, उस अनुक्रिया को भविष्य में दोहराना चाहता है। क्यों दोहराना चाहता है? क्योंकि इससे वह अनुक्रिया मजबूत होती है। भूखे प्राणी के लिए भोजन तथा प्यासे प्राणी के लिए पानी धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण है। अगर हम इसे जानने से पहले अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के सिंपल मीनिंग के बारे में बात करें तो क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में जो प्राणी होता है वह कोई पुरस्कार प्राप्त करने का प्रयास करता है और क्या क्या होता है, वह बहुत कोशिश करता है कि वो उससे है जो कोई व्यवहार करने के बाद उससे है जो कोई पुरस्कार मिले और क्या होता है, उसे प्राप्त करके उसकी आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जब वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पा रहा है तो क्या हो रहा है, उससे उसकी आवश्यकता, उसकी नीड की संतुष्टि हो रही है। जैसे कि अगर हम देखें भोजन, पानी, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि इसे पाने के लिए जो व्यवहार किया जा रहा है उसके बाद क्या पाता है प्राणी, भोजन या पानी पाता है, तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है उसमें कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्सर सम्मिलित होता है।
तो अगर हम बात करें पॉजिटिव रेनफोर्सर्स किसे कहते हैं, तो इसमें ऐसा उद्दीपक घटना सम्मिलित होता है जिसे अनुक्रिया के बाद देने से प्राणी उस अनुक्रिया को भविष्य में दोहराना चाहता है, क्योंकि इससे अनुक्रिया मजबूत हो जाती है। यहाँ पर भी वही बात की गई है। और क्या कहा गया है, इन्हें प्राइमरी रेनफोर्सर भी कहा गया है। ये जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है इसे प्राइमरी रेनफोर्सर भी कहा गया है। अब अगर हम बात करें कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट को प्राइमरी रेनफोर्सर क्यों कहा गया है, तो प्राइमरी ये क्यों है, क्योंकि यह हमारी प्राइमरी नीड्स को पूरा करता है। क्या? भोजन हमारे भूख की संतुष्टि करता है, पानी हमारे प्यास की संतुष्टि करता है। तो ये सब क्या है, प्राइमरी नीड्स है हमारे, इसी के कारण इसे प्राइमरी रेनफोर्सर कहा गया है। अब अगर हम देखें तो क्या कही गई है, कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट से एसोसिएट होकर, कुछ स्टिमुलस ऐसे भी होते हैं जो प्राइमरी स्टिमुलस से एसोसिएट होकर पॉजिटिव रीइंफोर्सर के रूप में कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। अतः इसे कंडीशन रीइंफोर्सर कहा गया है। जो स्टिमुलस हैं, कुछ ऐसे भी स्टिमुलस होते हैं जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या है, भोजन, पानी, ये सब प्राइमरी स्टिमुलस है। और वो स्टिमुलस है जो भोजन पानी से एसोसिएट होकर क्या करते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्सर के रूप में कार्य करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। और इसे ही क्या कहा गया है, कंडीशन रेनफोर्सर कहा गया है। जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को किसी पसंदीदा क्रिया या व्यवहार के आधार पर पुनर्वलित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रीमैक नियम कहते हैं। यहाँ पर एक प्रीमैक प्रिंसिपल्स की बात की गई है। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे प्रीमैक कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये प्रीमैक प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब व्यक्ति के किसी व्यवहार को किसी पसंदीदा क्रिया या व्यवहार के आधार पर पुनर्वलित किया जाता है तो इसे प्रीमैक नियम कहते हैं। निगेटिव रेनफोर्समेंट में निगेटिव रेनफोर्सर का प्रभाव सम्मिलित होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो निगेटिव रेनफोर्समेंट है, हमने दो रेनफोर्समेंट की बात की थी, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और एक निगेटिव रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे जो निगेटिव रेनफोर्समेंट है वो निगेटिव रेनफोर्समेंट में निगेटिव रेनफोर्सर का प्रभाव सम्मिलित होता है। यहाँ पे निगेटिव रेनफोर्सर भी कुछ हो सकता है। तो निगेटिव रेनफोर्सर क्या हो सकता है, बिजली का आघात निगेटिव रेनफोर्सर हो सकता है। अब हम क्या देखते हैं, हम यह देखते हैं कि जब व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वह पहले से मौजूद निगेटिव रेनफोर्सर से अपने आप को क्या करता है, दूर कर पाता है, तो क्या होता है, इससे उसमें भविष्य में उस क्रिया या व्यवहार को करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्यक्ति या कोई प्राणी कोई ऐसा व्यवहार करता है जिससे क्या होता है, वह पहले से मौजूद जो निगेटिव रेनफोर्सर है उसे वो अपने आप को दूर कर पाता है। और इससे क्या होता है कि उसमें भविष्य में वह जो क्रिया है या व्यवहार है उसे करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दिन प्रतिदिन की जिंदगी में सभी दुखद या विमुखता उत्पन्न करने वाले उद्दीपक निगेटिव रेनफोर्सर के उदाहरण हैं। हम अपने अगर डेली लाइफ की बात करें तो सारे दुखद और जो हमें दुखी करते हैं या कोई हमें किसी चीज़ के प्रति विमुख करते हैं तो वैसे उद्दीपक, वैसे स्टिमुलस जो हैं वो निगेटिव रेनफोर्सर के उदाहरण हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी अनुबंधित व्यवहार के सहारे सकारात्मक प्रवलन को प्राप्त करना तथा नकारात्मक प्रवलन से दूर भागना सीखता है। यह जो सिद्धांत है, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यह क्या कहता है कि है जो प्राणी है जो अनुबंधित व्यवहार जिसे कंडीशनड बिहेवियर कहते हैं उसके सहारे क्या करता है, सकारात्मक प्रवलन को प्राप्त करना तथा नकारात्मक प्रवलन से दूर भागना सीखता है। क्योंकि सीखा गया व्यवहार प्रवलन को प्राप्त करने में साधन का काम करती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, साधनात्मक अनुबंधन कहा गया है या इसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहा गया है। अब अगर हम इस बात को एक एग्जाम्पल द्वारा समझें तो हमें यह बात अच्छी तरह समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि कोई स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जो करते हैं वो मेहनत के साथ क्यों करते हैं, ताकि वे अच्छे अंक पा सकें इसके लिए, और वह पास हो सके एग्जामिनेशन में, वो टॉपर आ सके या वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हो सके, इसके लिए वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करते हैं।
तो इसमें जो स्टूडेंट्स का मेहनत से पढ़ाई करना है वो क्या है, एक सकारात्मक प्रबलन है, वो एक क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, क्योंकि इससे क्या होती है, परीक्षा में वो पास होता है, वो प्राप्त करना चाहता है, वह सकारात्मक प्रबलन को प्राप्त करना चाहता है और नकारात्मक प्रबलन से बचना चाहता है। तो नकारात्मक प्रबलन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फेल होने से बचना नकारात्मक प्रबलन है। इसी तरह अगर हम देखें कि एक बच्चा अपने शिक्षक द्वारा दिया गया टास्क इसलिए पूरा करता है ताकि वो सकारात्मक प्रबलन को प्राप्त कर सके। अगर हम एक क्लासरूम के बारे में बात करें तो क्या होता है कि एक बच्चा, जो टीचर उसे टास्क देते हैं उसे वो क्यों पूरा करता है, क्योंकि वो सकारात्मक प्रबलन को प्राप्त कर सके। तो सकारात्मक प्रबलन क्या है, दंड से बच सके, और नकारात्मक प्रबलन से क्या बच सके, वह नकारात्मक प्रबलन यहाँ पे क्या है, दंड है। तो इसीलिए वह अपने टीचर द्वारा दिया गया होमवर्क को पूरा करता है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या दो कॉन्सेप्ट के बारे में ऊपर बात की थी, एक रिइंफोर्समेंट थी और एक पनिशमेंट थी। तो यहाँ पर हम अब क्या दंड की बात करेंगे, जिसे पनिशमेंट कहते हैं। तो रिइंफोर्समेंट के ठीक विपरीत क्या है, दंड है, जिससे व्यवहार या अनुक्रिया का दर कमजोर पड़ता है। दंड से क्या होता है, पनिशमेंट से क्या होता है, कोई काम करना छोड़ देता है प्राणी, तो इसके लिए दंड की ज़रूरत होती है। रिइंफोर्समेंट के समान पनिशमेंट के भी दो प्रकार होते हैं, जिसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। दंड के दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है और एक नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। सॉरी, यहाँ पे क्या है, रिइंफोर्समेंट के समान पनिशमेंट के भी दो प्रकार होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट कहते हैं और निगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। रिइंफोर्समेंट नहीं होगा यहाँ पे पनिशमेंट होगा। तो आइए देखते हैं कि पॉजिटिव पनिशमेंट किसे कहते हैं और नेगेटिव पनिशमेंट किसे कहते हैं। हम यहाँ पर बारी बारी से दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर हम देखें पॉजिटिव पनिशमेंट के बारे में, तो क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में प्राणी द्वारा व्यवहार किए जाने के बाद विमुखता उत्पन्न करने वाले स्टिमुलस दिए जाते हैं, और चूंकि उसका प्रभाव अरुचिकर होता है इसलिए प्राणी उन क्रियाओं या व्यवहारों को ना करना सीखता है। प्राणी कोई व्यवहार कर रहा है और क्या हो रहा है कि उसको व्यवहार किए जाने के बाद उसे एक पॉजिटिव पनिशमेंट दिया जाता है, एक जिससे उस व्यवहार को नहीं करने की विमुखता उत्पन्न हो, इसके लिए एक स्टिमुलस दिया जाता है, और वो स्टिमुलस का प्रभाव अरुचिकर होता है, असहनीय होता है, दंड से भरा होता है, इसलिए प्राणी जो वह व्यवहार है उसे नहीं करना चाहता है भविष्य में। अगर हम नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो क्या है, देखते हैं कि नेगेटिव पनिशमेंट में व्यवहार या अनुक्रिया के होने के दर में कमी या वह अनुक्रिया कमजोर इसलिए पड़ती है क्योंकि इस व्यवहार का संबंध मिलने वाले पुनर्वलन को खो देने से होता है। जैसे अगर हम बात करें कि यदि कोई कर्मचारी 10 मिनट लेट से कारखाना पहुंचता है और तब सुपरवाइज़र उसे उस दिन के 2 घंटा का वेतन काट लेता है, तो यह नेगेटिव पनिशमेंट का उदाहरण होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो कर्मचारी है, अगर 10 मिनट लेट कारखाना पहुँचता है एक कर्मचारी, तो क्या होता है, जो सुपरवाइज़र है उसका है जो उस दिन का 2 घंटे का वेतन काट लेता है, तो यहाँ पे उसे क्या मिल रही है, निगेटिव पनिशमेंट मिल रही है। इस तरह से हमने क्या देखा, हमने पॉजिटिव पनिशमेंट की बात की और नेगेटिव पनिशमेंट की बात की, और दोनों ही विधियां जो है उससे क्या हो रही है, जो अनुक्रिया हो रही है, व्यवहार हो रही है, वो दोनों कमज़ोर हो रही है। वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो या नेगेटिव पनिशमेंट हो, दोनों से हमारे व्यवहार है जो कमज़ोर हो रही है और हम व्यवहार को नहीं करना चाहते हैं फ्यूचर में। अब अगर हम यहाँ पे शेपिंग की बात करें, शेपिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है, अब हम समझते हैं शेपिंग को। तो इस क्या यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न क्या उठ सकता है कि प्राणी द्वारा क्यों कुछ खास तरह का व्यवहार पहले उत्सर्जित किया जाता है, और ऐसा व्यवहार किस तरह से प्राणी प्रारंभ में प्राणी करना सीखता है। ये जो प्रश्न है ये बहुत ही
नेचुरल सी प्रश्न है। प्रश्न क्या हो सकता है कि प्राणी द्वारा क्यों कुछ खास तरह के व्यवहार को पहले जो उत्सर्जित किया जाता है और जो वो व्यवहार है उसे प्राणी कैसे सीखता है, उस व्यवहार को प्राणी है जो कैसे करना सीखता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें शेपिंग से मिलता है। तो देखते हैं कि शेपिंग क्या है। यहाँ पे क्या हो रही है कि इसमें व्यक्ति अंतिम लक्ष्य पर पहुँचने या अंतिम सफल अनुक्रिया करने की दिशा में पहले छोटी छोटी कुछ अनुक्रियाओं को करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राणी या व्यक्ति कोई लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है तो वो लक्ष्य पर पहुँचने के पहले क्या करता है, वो कई छोटी छोटी व्यवहारों को करता है, कई छोटी छोटी अनुक्रियाओं को करता है और उसके बाद वह लक्ष्य पर पहुँचता है। प्रत्येक ऐसी छोटी अनुक्रिया को करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है और इस तरह से वो धीरे धीरे लक्ष्य पर पहुंच जाता है। वो जो छोटी छोटी अनुक्रियाएं हुई, वो व्यवहार हुई, वो हर व्यवहार को करने के बाद उसे पुरस्कार मिलता है और उससे वो मोटिवेट होकर वह फाइनली अपने गोल पर पहुंच जाता है और अंतिम अनुक्रिया करता है और उसे पुनर्वलन मिलता है। और इस तरह से वो छोटी छोटी अनुक्रियाओं के बाद अंतिम अनुक्रिया जो करता है उससे क्या होता है, उसे एक बड़ा पुनर्वलन, उसे एक बड़ा रिइंफोर्समेंट मिलता है। इस तरह से शेपिंग में क्या करता है, प्राणी सरल व्यवहार से जटिल व्यवहार को करना सीख लेता है। इसी तरह अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें जिसे चेनिंग कहा जाता है। तो देखते हैं कि चेनिंग क्या है। चेनिंग में क्या होता है, चेनिंग में श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया को करने का प्रशिक्षण पहले दिया जाता है। इसके बाद पीछे की ओर कार्य करते हुए श्रृंखला के आरंभिक अनुक्रियाओं को करने पर जिससे श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया होने में मदद मिलती है को पुनर्वलित किया जाता है। फिर श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर है जो समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम इसे तोड़ तोड़ कर अगर समझें तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगी। क्या कहा जा रहा है कि चेनिंग में श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहले एक चेनिंग बनाए। चेनिंग मतलब क्या होता है, श्रृंखला होता है। तो अगर हम देखें तो श्रृंखला के अंतिम जो अनुक्रिया होती है उसका प्रशिक्षण पहले दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसके बाद पीछे की ओर कार्य करते हुए श्रृंखला के आरंभिक अनुक्रियाओं को करने पर जिससे श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया होने में मदद मिलती है। उसके बाद क्या किया जाता है, श्रृंखला की जो प्रारंभिक अनुक्रियाएं हैं सबसे पहले क्या किया जाता है, श्रृंखला के लास्ट अनुक्रिया को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद श्रृंखला के पहली अनुक्रियाओं को करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि इसको करने से जिससे क्या होता है, श्रृंखला में अंतिम अनुक्रिया को होने में मदद मिलती है को पुनर्वलित किया जाता है। फिर श्रृंखला के अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम इसे एग्जाम्पल द्वारा समझें तो हम इस कॉन्सेप्ट को, चेनिंग का कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम सर्कस की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि सर्कस में जो पशु काफ़ी जटिल व्यवहार को जो करना सीखता है और वह प्रक्रिया जो होती है वह चेनिंग की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। अगर हम सर्कस को लेकर देखें तो सर्कस में क्या करता है, पशु तरह तरह के व्यवहार करता पाया जाता है, हमें नाच दिखाता है, तरह तरह के सर्कस करता है पशुओं द्वारा। तो ये सारे जो व्यवहार पशुओं द्वारा सीखे जाते हैं वो चेनिंग की प्रक्रिया द्वारा सीखी जाती है। तो आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर एक सिंगल अपडेट्स मिलती रही। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।